ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द साउंड वेव्स। साउंड वेव्स का बेसिक मतलब क्या है? जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, जो चीजें मैं आप लोगों को अभी राइट नाउ मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, तो जो आप मुझे ढंग से सुन पा रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, तो ये एक्चुअल में क्या है? ये पार्टिकल्स की वाइब्रेशन है, जो एक आवाज बन के आप तक पहुंच रही है। वही वाइब्रेशंस आप सेंस कर पा रहे हैं, जिससे आप लोग जजमेंट ले पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, व्हाट नॉट। राइट, सो प्राइमरली साउंड वेव्स क्या क्या हैं ये अब हम लोग जानते हैं। एक तो ये प्रोग्रेसिव लॉन्जिट्यूडनल वेव है, करेक्ट है? तो मतलब प्रोग्रेसिव के अंडर लॉन्जिट्यूडनल केस के साथ हम लोग इसको इसको कैटेगराइज करेंगे। सेकेंड थिंग, ये और क्या है? ये एक मैकेनिकल वेव है। सो क्लासिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से ही हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल मीडियम से हम लोगों ने ये कंक्लूजन यहां पर निकाला। अब साउंड वेव्स में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आती है, वो है मतलब एक तो बेसिक बात है जो मैंने अगेन लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस की थी, अभी भी मैं वही बात बोल रहा हूँ कि प्राइमरली सिर्फ वाइब्रेशंस हैं जो कि कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन करते हुए आप तक पहुंचती हैं। दूसरी चीज आती है, देयर इज अ टर्म नोन एज एको, राइट? एको का मतलब होता है एक ही साउंड का दोबारा से रिपीट होकर आपके कानों तक पहुंचना। ठीक है, ये कब होता है? जब आप लोग क्योंकि आपकी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो तकरीबन 332 मीटर पर सेकंड है एट 0 डिग्री सेल्सियस। मैं ये भी लिख देता हूँ, ठीक है, ये नोट है, इसको भी हम लोग फाइंड करेंगे कि यार ये कैसे फाइंड किया। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड at 0 degree Celsius is actually 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे ये कैसे फॉर्मूला आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, इसकी एक लिमिटेड स्पीड है, 332 एक नंबर है ना? अगर इसका मतलब क्या हुआ, अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऑब्जेक्ट पहुंचेगा, वहां से वापस आएगा। ठीक है, तो मतलब साउंड गई है, साउंड जाके वापस आ रही है, तो उस कंडीशन में ओवरऑल फंडामेंटल क्या समझ में आ रहा है कि अगर पहली आवाज आपको पहुंच गई और दूसरी आवाज मतलब उसी आवाज का रिफ्लेक्शन आप तक वापस बाद में पहुंचता है, उस चीज को हम लोग एको बुलाते हैं। तो इसके बारे में भी हम कुछ चंद क्वेश्चन इस पे भी डिस्कस करेंगे। बट बिफोर आई गेट ऑन टू कि ये स्पीड ऑफ साउंड कैसे आया, मैं एक डिस्कशन यहाँ पर और करना चाहूंगा। वो है कि अगर एक स्ट्रिंग है, ठीक है, यहाँ एक रोप है, उस पर अगर मैं एक वेव देता हूँ, एक वेव क्रिएट करता हूँ, तो उसकी स्पीड कितनी होगी उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे। तो ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, पहले हम उसकी डिस्कशन करेंगे। तो before I actually get into the sound waves, let me discuss one more small topic. एको के बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, as I said, बाद में करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं वेव स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव on a stretched string. Wave speed of a transverse wave on a stretched string. ठीक है, अब यहां पर भैया क्या है, चलिए समझते हैं। देखो क्या कर रहे हैं हम लोगों ने एक फिक्स्ड एंड रखा हुआ है और यहाँ पर एक रोप ले लेते हैं। ठीक है, और इस रोप को, तो यहाँ पे मैं खड़ा हो जाता हूँ और मैं इस रोप को एक जर्क देने वाला हूँ, कहाँ? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जैसे मैं ऊपर की तरफ जर्क दूंगा और उसको छोड़ूंगा तो क्या होगा, वेव ट्रैवल होगी। सही बात है ना? इट्स लाइक झटका दे रहा हूँ तो वेव आगे की तरफ ट्रैवल होती जाएगी। व्हाट डू आई मीन? आई मीन अगर मैं मान लीजिए इस रोप को ऐसा कोई वेव क्रिएट करके दे दूं, बम्प क्रिएट करके दे दूं और छोड़ रहा हूं मैं अब। ठीक है, ये समझ मैं ऊपर निकल वापस नीचे ले आया हूं, तो क्या होगा, ये आगे की तरफ मूव करेगा। इस वेव की क्या स्पीड होनी चाहिए, हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इस वेव की क्या स्पीड होनी चाहिए, हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, इसको मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। अब ये एक आर्क लेके जा रहा है, तो मैं ये आर्क जरा यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ।
ठीक है, एक आर्क कंसिडर कर ली। अब इस आर्क में अगर मैं मान लो कुछ छोटा सा मास कंसिडर कर लेते हैं या dx एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, ये dx एलिमेंट है, इसका रेडियस मान लीजिए r है, एक कंसिडर करके चल लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो जितनी टेंशन इधर लग रही है उतनी टेंशन इधर भी लगेगी, सही बात है तो एक नॉर्मल वायर ही। इसको एक और एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, भाईजान आपको ऊपर वाला एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा है, मान लो एक गिटार की स्ट्रिंग को प्लग करते हैं, तो आपने फिक्स करके रखा हुआ है, ठीक है, आपने इसको प्लग किया, तो जैसे आप प्लग करेंगे क्या होगा, ये ऐसा कुछ दिखेगा वायर, सही बात है ना, ऊपर की तरफ खींचा और छोड़ दिया, तो एक्चुअल में तो आपको ऐसे दिखेगा ना नीचे गया वो, या नीचे की तरफ खींचा और छोड़ दिया, जैसे आप छोड़ेंगे ये ऊपर तक ऐसे जाएगा पूरा वेव, सही बात है, समझ रहे हो, इस पेंसिल को अगर मैं नीचे की तरफ खींचूं और छोड़ दूं तो ये ऊपर जाएगा, एक कर्व क्रिएट करेगा एंड देन इट विल कम डाउन, राइट। तो ये जो कर्व क्रिएट कर रहा है इसी की डिस्कशन यहाँ पे कर रहा हूँ। तो जब वो कर्व क्रिएट हो रहा है तो जितनी टेंशन इस तरफ है उतनी टेंशन इस तरफ भी है, ठीक है। मान के चल लेते हैं इस स्ट्रिंग की लेंथ दी हुई है L, L being the length of the string and इसका स्ट्रिंग का मास ले लेते हैं M, M being the mass of the string, ठीक है। तो मास ऑफ स्ट्रिंग एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारे को गिवन दिया हुआ है। अब यहां पर अगर मैं रेशियो निकालूं तो मैं म्यू लिख सकता हूं, लीनियर मास डेंसिटी दैट इज मास अपॉन लेंथ, ये म्यू का वैल्यू आ गया, म्यू का वैल्यू क्या आ गया, m by l, मास अपॉन लेंथ इज नथिंग बट म्यू, ओके। अब इस बात को समझो, अच्छा मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा रहेगा, सही बात है। इसके दो कंपोनेंट बना लेते हैं दोस्तों, एक कंपोनेंट ये होगा टी कॉस थीटा, ये भी कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा टी साइन थीटा, इधर भी कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा टी साइन थीटा, करेक्ट है, ठीक है। तो अब देखो टी कॉस थीटा इधर है तो टी कॉस थीटा इधर है, तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि थीटा भी सेम है और टेंशन भी सेम है। तो इस सिनेरियो में हमारे पास क्या हो जाएगा, सीधा सीधा फंडामेंटल आ गया कि सिर्फ 2t sin थीटा नीचे की तरफ रह रहा है। अब दिस 2t sin थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू, मुझे छोटा सा एलिमेंट dx कंसीडर किया है, इसका कुछ मास मान लेते हैं, तो साइड साइड पे सब इंपॉर्टेंट चीजें लिखता जा रहा हूं। मास ऑफ एलिमेंट dx क्या होगा, dm लिख देते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये कितना होगा, म्यू इंटू dx, है ना, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं। मास कैपिटल M है जब लेंथ L है, जब dx लेंथ होगी तो मास कितना होगा, m by l इंटू dx, तो m by l को मैंने म्यू लिख दिया, तो dm वैल्यू मिल गया मेरे को। अब बात सुनो, ये क्या बन रहा है, एक सर्कुलर आर्क बन रही है और वापस आ रहा है, ठीक है। सर्कुलर आर्क बन रही है तो कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करती है तो क्या फॉलो करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो जो भी आपको फोर्स दी गई है व्हिच इज 2t sin थीटा दैट इज इक्वल टू dm v स्क्वायर बाय r, सही बात है, एम वी स्क्वायर बाय आर लिखी है, गिवन फोर्स को एम वी स्क्वायर बाय आर से कंपेयर कर दिया मैंने। अब इसमें देखा जाए तो सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, sin theta can be written as theta, sin theta is written as theta, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2t theta is equal to mu v square by r into dx, सही बात है। अच्छा ये थीटा का एक और एसेंस भी है, देखो मैं दोबारा से यहाँ पर आर्क बना रहा हूं, ये एक एलिमेंट ले लेते हैं फिर से dx, सेंटर से मान लीजिए ये डिस्टेंस हमारे को रेडियस आर दिया हुआ है, ठीक है। एंगल थीटा कौन सा लिया था यहां पर ना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा,
सही बात है, जितना इधर ट्रैवल किया उतना ही वो हॉरिजॉन्टली नीचे की तरफ डिफाइन कर रहा है। सही है, आप चाहें तो एंगल्स भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 डिग्री दिख रहा है, ये 90 बना लो, ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा है तो ये डिस्टेंस कितना है बच्चे, यहाँ ओ पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक। बिल्कुल नहीं, एक्चुअली dx मैंने पूरा एलिमेंट लिया ना, ए बी dx था, ए बी dx था, तो ओ ए या ओ बी दोनों कितने होंगे, dx/2। सही बात है ना, ए बी पूरा dx है तो ओ ए या ओ बी दोनों कितने होंगे, dx/2। रेडियस आर दिया हुआ है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, dx/2r। हाँ जी प्लीज समझते जाइए क्या कर रहा हूं मैं डराइव कर रहा हूँ, ये इसको किस तरीके से फंडामेंटली पता लग रहा है। अभी मैं एक्चुअल में कंक्लूजन पे आऊंगा, लेट मी जस्ट कम डाउन टू दैट फर्स्ट एंड देन आई विल डिस्कस फर्दर। तो क्या हो जाएगा, dx/2r इज इक्वल टू म्यू v स्क्वायर बाय r इनटू dx। तो ये देखो जरा, 2 और 2 कैंसिल, r और r कैंसिल, dx और dx कैंसिल, तो v का फॉर्मूला क्या आ गया, रूट ऑफ t बाय म्यू। प्राइमरली वेलोसिटी वेव किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी है और लीनियर मास डेंसिटी कितनी है। मतलब अगर एक वायर इतनी मोटी जितनी ये पेंसिल है और एक वायर एक पतली सी वायर है, ठीक है, तो क्या होगा, लेंथ उतनी है, सेम लेंथ ली है, एक का मास ज्यादा होगा एक का मास कम होगा, तो जिसका म्यू कम होगा उसकी अंदर स्पीड ऑफ वेव उसके ऊपर ज्यादा होगी। ये चीज एकदम, तो मतलब इसका एक्चुअल लॉजिक है, वहां मास से मत कंपेयर करो, प्राइमरली ये लॉजिक की बात आती है, ये दिस इज द कांसेप्ट, v इज इक्वल टू रूट t बाय म्यू। अब रही बात, ये तो मैंने बता दिया, बट बेस्ट बात क्या है, अगर आप सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग सिर्फ एनसीईआरटी बुक देख रहे हैं, तो भैया ये डेरिवेशन तैयार नहीं करनी है। ठीक है, ये डेरिवेशन जस्ट टू एक्सप्लेन कि लॉजिकली v इज इक्वल टू रूट t बाय म्यू कैसे आया, मैंने वो बताया। ठीक है, एनसीईआरटी खोलोगे ना तो बहुत बढ़िया डेरिवेशन दी हुई है। एनसीईआरटी कहती v का फॉर्मूला याद कर लो, रूट t बाय म्यू है, इसको डेरिवेशन भी है। ठीक है, हाउ टू डिराइव दिस, बहुत बढ़िया। टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1l1t-2, क्योंकि टेंशन फोर्स है। म्यू का फॉर्मूला क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, m1l-1। बहुत बढ़िया, m1 कैंसिल, रूट l2t-2 आ गया, दिस इज l1t-1 which is nothing but velocity, so therefore v is equal to root t by mu derived। बढ़िया है भाई, ये ऐसी डेरिवेशन होती है, ऐसी मैं तो पागल हूँ जो स्ट्रिंग के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोगों को, हमारे लिए एक अच्छी बात ये है कि हम लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना ही लिखना है, लेकिन लॉजिकली हाउ इट हैज एक्चुअली केम अप, दिस इज द रीजन बिहाइंड। बट कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो आपको फॉर्मूला की जरूरत है, डेरिवेशन का पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ थोड़ा बहुत एडवांस लेवल पे आता नहीं तो जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, सो आप लोगों ने इस पूरे कंक्लूजन में एक्चुअल में क्या याद रखना है, आपने याद रखना है सिर्फ ये फाइनल फॉर्मूला। तो आप सिर्फ एक बात याद रखेंगे, जब भी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग दी हुई है, इसका मतलब उस स्ट्रेच स्ट्रिंग पे कोई भी वेव ट्रेवल करेगी तो उसकी स्पीड रूट टी बाय म्यू होगा। आप ये फॉर्मूला करेंगे याद, ठीक है। म्यू वेरिएबल ऑब्वियसली हो सकता है, गिटार की स्ट्रिंग ले लीजिए, हर वायर की टेंशन होगी, हर वायर का, हर एक गिटार की स्ट्रिंग का अपना म्यू है, क्योंकि लेंथ तो सबके लिए सेम है, लेकिन पतली वाली स्ट्रिंग सबसे नीचे होगी और सबसे मोटी वाली सबसे ऊपर होती है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, म्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, इनफैक्ट हम लोग स्टेशनरी वेव करेंगे तो उसके बारे में भी और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, यू कैन नोट इट डाउन। So let's discuss another thing, and the next title is velocity of sound, या फिर कोई लॉन्जिट्यूडनल वेव, तो मैं स्लैश लॉन्जिट्यूडनल लिख देता हूं, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स इन सॉलिड्स। ठीक है, तो सॉलिड्स में एक सॉलिड ट्यूब है, उसमें ऐसा क्या हो रहा है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सो प्राइमरली क्या है, अब मान लीजिए ये कोई ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर है,
ठीक है, ये ट्यूब है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके थ्रू एक साउंड वेव फॉरवर्ड करते हैं, आगे की तरफ पास करते हैं। तो जैसे हम एक साउंड वेव आगे की तरफ पास करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए एक छोटी सी कोई लेंथ ले लेते हैं, ये छोटी सी लेंथ dx है। इस dx के ऊपर एक पर्टिकुलर फोर्स लगेगा, सही बात है, क्योंकि साउंड वेव है तो एक प्रेशर क्रिएट करेगा, प्रेशर एक फोर्स क्रिएट कर सकता है। तो एक छोटे से जोन में dx लेंथ के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। वो फोर्स इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं, लेट्स से एस क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शनल सरफेस पे वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस क्रिएट करेगा, फोर्स अपॉन एरिया इज प्राइमरली द स्ट्रेस, राइट। स्ट्रेस कभी भी एक पर्टिकुलर लेंथ पे लगता है तो क्या होता है, क्या होता है, स्ट्रेन क्रिएट होता है ना। मैंने याद है यंग्स मॉडुलस में हम लोगों ने पढ़ा था, स्ट्रेस क्रिएट करोगे तो स्ट्रेन क्रिएट होगा ही होगा, स्ट्रेस दो और स्ट्रेन क्रिएट होगा, ठीक है। तो हेंस हम मान के चलते हैं इसके ऊपर एक स्ट्रेन क्रिएट होता है और ये एक लेंथ के अंदर चेंज लेकर आता है, लेट्स से इतना स्ट्रेन क्रिएट होता है dy, ठीक है, dx के साथ dy एक इलोंगेशन स्ट्रेन क्रिएट करता है, ठीक है। अब अगर ऐसा होता है तो लेट्स फाइंड आउट द स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। स्ट्रेन क्या होना चाहिए, स्ट्रेन होना चाहिए चेंज इन लेंथ जो कि dy आया है अपॉन dx, सही बात है। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होगा, stress upon strain, which implies F upon S into dy into dx, सही है। इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, और F is equal to y s dy by dx। Can I do this? Right? तो उसको इक्वेशन नंबर 1 बना के चल लेते हैं। अच्छा, ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स प्राइमरी लग कहाँ रहा है, मुझे ये बताइए। ये फोर्स उस dx एलिमेंट के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, उसके ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं वो df निकालता हूं, df शुड बी इक्वल टू dm इनटू एक्सेलरेशन a। छोटा सा फोर्स लग रहा है तो वो छोटे से मास के ऊपर लग रहा है, एक्सेलरेशन तो हर एक का सेम रहेगा, तो df इज इक्वल टू dm इनटू a लिख देता हूं। अब dm देने के लिए मैं एक और चीज क्वांटिटी आपको दे देता हूं, लेट्स से रो इज द डेंसिटी ऑफ दिस मटेरियल। तो मैं बिल्कुल सही बात है, तो dm को मैं क्या लिख सकता हूं, रो इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा, उस dx एलिमेंट का वॉल्यूम कितना है, रो इनटू s इनटू dx इनटू a, ये क्या आ गया, ये df आ गया, सही बात है बच्चों। df का फॉर्मूला मुझे मिल गया, रो s dx इनटू a। अब यहां पर देखा जाए तो df by dx को मैं क्या लिख दूंगा बच्चा, रो s a which is nothing but रो s d square x by dt square, सॉरी d square y by dt square, सही बात है ना। d square y क्यों, क्योंकि प्राइमरली तो वो y एक्सिस ही आगे, वो तो उतनी चेंज इन लेंथ के ऊपर आगे पुश मार रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, d square y by dt square। So therefore df by dx is nothing but rho s d square y by dt square। इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ऊपर क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी बच्चा, f इज इक्वल टू y s dy by dx, ठीक है। अब यहां पर df by dx दिया हुआ, तो मैं काम करता हूं, मैं डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग 1 by x। इक्वेशन 1 क्या थी, df by dx कर रहा हूं, मतलब डी डी एक्स ऑफ एफ की वैल्यू कितना बच्चा, वाई एस डी वाई बाई डी एक्स। वाई भी कांस्टेंट है, एस भी कांस्टेंट, सॉरी एस एक्स भी कांस्टेंट है, सो डी एफ बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, वाई एस डी वाई डी डी वाई ऑफ डी एक्स, मतलब ये बच रहा है मेरे को। इसको कैसे लिखेंगे, दिस कैन बी रिटन एज वाई एस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इज इट राइट, इज इट राइट एवरीवन, सही है ना।
तो ये क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 3, सॉरी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इक्वेट कर दो, क्या मिलेगा, रो एस डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। यहां पर एस और एस कैंसिल हो गया। डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर क्या होता है, acceleration of the particle. So d square y by dt square is equal to y by rho into d square y by dx square. आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था, सिंस जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था वो था कि d square y by dt square is nothing but equal to velocity of wave का square into d square y by dx square. So therefore वेलोसिटी कितनी आ गई, रूट ऑफ y बाय रो। तो एक कंक्लूजन मिल गया यहाँ पर कि सॉलिड्स में जो स्पीड ऑफ साउंड वेव है वो कितना होता है, फॉर्मूला उसका क्या है, v इज इक्वल टू रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल अपॉन डेंसिटी। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा फैक्टर और बताता हूँ, फिर आपको नोट करने के लिए टाइम दूंगा, नोट करिए। प्राइमरली एक इंटरेस्टिंग फैक्टर और बताता हूँ, वो ये है कि अगर मैं यही बोलूं कि नहीं मुझे वेलोसिटी ऑफ वेव दीजिए या वेलोसिटी ऑफ साउंड दीजिए इन फ्लूइड, इन एनी फ्लूइड आप डिस्कस करेंगे तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी आ जाएगा, क्योंकि फ्लूइड में यंग्स मॉडुलस नहीं होता, बल्क मॉडुलस होता है। सो देयरफॉर मैं काम कर रहा हूं, मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, जनरल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड in any medium irrespective, solid है, liquid है, gas है, जो मर्जी हो। so primarily एक जनरल फॉर्मूला क्या आ जाता है, v is equal to root of elastic constant upon density. E is elastic constant and rho is density. समझ गए हो? तो मेरे को एक जनरल फॉर्मूला मिल गया साउंड का, स्पीड ऑफ साउंड का, वो क्या है, इलास्टिक कांस्टेंट अपॉन डेंसिटी। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पार्ट इज आल्सो दिस कि भाई आप लोगों को डेरिवेशन नहीं याद रखनी है, आपको सिर्फ जो जनरल फॉर्मूला लिखा है आपको सिर्फ उतना याद रखना है। How we have reached to this, I have given you the journey behind it, but primarily आपको दो फॉर्मूला so far in this lecture, primarily आपको सिर्फ दो फॉर्मूला क्वेश्चंस हैंडल करने के लिए याद रहने चाहिए। पहला है स्ट्रिंग पे v इज इक्वल टू रूट टी बाय म्यू रहेगा, और दूसरा है कि अगर आपको कभी भी वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड करनी है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसका जनरल फॉर्मूला v इज इक्वल टू रूट ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट अपॉन डेंसिटी रहेगा। अभी साउंड, स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर थोड़ी सी और डिस्कशन करेंगे, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। ओके, सो सिंस हम लोग को जनरल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड पता है ना, तो हम लोग दो और फॉर्मूलाज इसके अंदर एडिशनल पढ़ लेते हैं। अब इसके बाद आता है, देखा जैसी दुनिया में हमारी डिस्कशन में न्यूटन भैया जाते हैं, फिर न्यूटन भैया फिर से आ जाते हैं, आगे फिर से न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस। ठीक है, गैसेस में न्यूटन का अपना क्या फॉर्मूला था, तो प्राइमरली ऐसा कुछ न्यूटन का स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला बेसिक तो वही रहेगा, v इज इक्वल टू रूट ई बाय रो। ठीक है, बस न्यूटन ने ये बोला, कहता है यार जो गैसेस में जब साउंड ट्रैवल करती है तो इसने बोला प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। इसने बोला जो साउंड वेव्स आगे की तरफ ट्रैवल कर रही है वो आइसोथर्मल इन नेचर है। क्यों? अच्छा, ऐसा क्या है, क्या कर रहा है इसका मतलब, देखो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में साउंड आगे की तरफ ट्रैवल करती है, वी ऑल नो दिस नाउ, है ना। सो मान लीजिए कोई वेव आई और कंप्रेस हुई, तो कंप्रेस होगी तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, है ना। तो वो कहता है नहीं ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो वो कहता है जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ेगा वो क्या करेगा, एक्सेस टेम्परेचर सराउंडिंग को दे देगा। ठीक है, और फिर लेकिन कंप्रेशन के बाद साथ में क्या आएगा, रेयरफैक्शन।
अब रेयरफेक्शन आएगा तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो टेम्परेचर लोअर डाउन हो जाना चाहिए, लेकिन प्रोसेस उसके हिसाब से आइसोथर्मल है, तो वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से हीट ले लेगा, तो हीट देगा, हीट लेगा, हीट देगा, हीट लेगा, ऐसे काम होता जाएगा। ये प्रोसेस में वेव आगे की तरफ ट्रैवल करती है। कूल इनफ। तो अगर न्यूटन के फॉर्मूला को अगर हम लोग यूज करें तो हम लोग जानते हैं E ऑफ आइसोथर्मल क्या होता था, इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ एन आइसोथर्मल, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी किसके बराबर होती है, प्रेशर ऑफ गैस के बराबर। याद है, करवाया था मैंने, थर्मोडायनेमिक्स में करवाया था कि आइसोथर्मल इलास्टिसिटी इज इक्वल टू प्रेशर। तो देयरफॉर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रूट पी बाय रो। सही है। आप इस फॉर्मूला को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, सिंस PV is equal to nRT को हम लोग ऐसे भी लिखते थे, P is equal to rho RT by M. So therefore velocity का एक और फॉर्मूला आ सकता है, वो क्या है, RT by M, RT by M. अब एट 0 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट करोगे तो टेम्परेचर कितना होगा, 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 200, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, टेम्परेचर यूज हो रहा है, तो हमेशा केल्विन स्केल यूज करेंगे। तो जब हम लोगों ने केल्विन वैल्यूज यूज की तो न्यूटन फॉर्मूला में हमारे को जो स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस मिली, दैट वाज इक्वल टू 279.49 डिग्री सॉरी मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये तो गलत है ना, ये गलत है ना, मैंने क्या बोला था 332 है ना, तकरीबन 52 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस क्यों आया, तो ये किसी ने कभी पूछा ही नहीं, क्योंकि हम लोग स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट नहीं कर पाते थे। इट्स बैक इन 16th सेंचुरी जब न्यूटन ने ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिका में लिखा था, तो यार तब कौन चैलेंज करता है इसको। फिर न्यूटन की अपनी एक रेपुटेशन थी, तो काफी सालों तक यही स्पीड हम लोग कैलकुलेट करते थे। बट फिर जब प्रैक्टिकली कैलकुलेट की और जब न्यूटन के फॉर्मूला से कैलकुलेट की, तो देयर वाज अ प्रोमिनेंट डिफरेंस, दैट इंप्लाइज न्यूटन वाज रॉन्ग। ठीक है, तो न्यूटन गलत था, तो न्यूटन गलत था तो क्या गलती की थी, फिर द इंटायर फिजिक्स के जितने भी यूनिवर्स में जितने हमारे पास फिजिसिस्ट हैं सब भाई शुरू हो गए कि अब तो कुछ ढूंढना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो देन केम अप लैपलेस करेक्शन, इसलिए इसको लैपलेस फॉर्मूला नहीं बोला, टाइटल है सही में, टाइटल है लैपलेस करेक्शन। यू सी द लेवल ऑफ द ग्रेविटी ऑफ न्यूटन। ठीक है, हम ये नहीं बोल पाए कि न्यूटन गलत था, हमने बोला कि अरे छोटी सी गलती हो गई, तो लैपलेस ने थोड़ा सा उसको करेक्ट कर दिया। ठीक है, तो लैपलेस करेक्शन, आप एक्चुअल में एनसीईआरटी खोलेंगे वहां लैपलेस करेक्शन लिखा है। तो लैपलेस फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड नहीं है, लैपलेस की करेक्शन है। लैपलेस ने क्या करेक्ट किया न्यूटन के फॉर्मूला में, लैपलेस बोला कि जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव है वो आइसोथर्मल नहीं, वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। मतलब न्यूटन वाज रॉन्ग, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्योंकि अच्छा इसके पीछे लॉजिक भी है, अगर वो कंप्रेस करेगा तो टेम्परेचर बाहर फेंके, रेयरफेक्ट करेगा और टेम्परेचर अंदर ले, जो आइसोथर्मल प्रोसेस था। यू अंडरस्टैंड इट, इट शुड बी वेरी स्लो प्रोसेस, वर्ड्स पहुंचने नहीं चाहिए थे, क्योंकि जैसे कंप्रेस होगा हीट दी, रेयरफेक्ट हुआ हीट ली, ये तो बहुत स्लो प्रोसेस है। टू रेज द टेम्परेचर एंड टू लोअर द टेम्परेचर, और वो लोअरिंग एंड रेजिंग को कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना। So he was wrong. So it's an adiabatic process. So if it's an adiabatic process, E of adiabatic का formula क्या है? It is gamma into P. ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने किया था, गामा P है। So गामा P है तो इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या रहेगा, रूट गामा P बाय रो। सर वो गामा पी है कि रो है? गामा P, P means pressure, gamma हाँ times सर, pressure, right? Elastic constant of adiabatic, gamma into pressure है। इसी को हम लोग चाहें तो हम और कैसे लिख सकते थे, P बाय रो को आर टी बाय एम लिखा है, तो गामा आर टी बाय एम। ठीक है, और जब यहाँ पर देखेंगे तो गामा मतलब आप लोग 1 पॉइंट एयर के लिए बात करें तो 1.4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7/5 होता है गामा। ठीक है, सीपी बाय सीवी की वैल्यू आई होप सबको याद होगी, 7/5 होती है, विच इज 1.4। अगर हम लोग उसको यूज करें
रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके तो एग्जैक्टली आंसर 332 मीटर पर सेकेंड आता है, व्हिच सेज लैपलेस ने बहुत करेक्टली न्यूटन के फॉर्मूला को करेक्ट किया। ठीक है, नोट कर लेंगे, देन वी विल डिस्कस मोर। अच्छा, अब हम लोगों ने फॉर्मूलाज तो पढ़ ली कि स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या है। तो अगर मैं बोलूं कि यार एयर का या गैस का, जो भी गैस हम लोग आपस पास हमारे है, एयर है जो, अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें या इस गैस का प्रेशर इंक्रीज कर दें या इस गैस में ह्यूमिडिटी बढ़ा दें, ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड में कैसा इंपैक्ट आएगा। ठीक है, तो अब उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ, इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। जिसमें नंबर 1 विल बी ड्यू टू, let's say, temperature change. ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज की वजह से स्पीड ऑफ साउंड के अंदर क्या इफेक्ट आता है, और बड़ा बेसिक सी बात है, V at 0 डिग्री सेल्सियस इस कितना है, रूट गामा आर टी बाय है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो हम लोग टेम्परेचर का यूज करेंगे, गामा आर 273 अपॉन एम में। इसका आंसर डायरेक्टली आपको दे देता हूँ, 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो कोई भी टेम्परेचर के ऊपर वेलोसिटी निकालनी है, तो आंसर क्या आएगा, रूट ऑफ गामा आर, कितना टेम्परेचर है, T + 273, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 15 डिग्री, 50 डिग्री, वॉट एवर इट इज, तो 273 के अंदर ऐड होगा वो टेम्परेचर। इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख दूं, बिल्कुल। अब मेरे को क्योंकि 332 पता है, तो मैं काम करता हूँ, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसे ले आऊं, तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 + T/273। सही बात है। अब गामा आर 273/m का वैल्यू किसके बराबर है, V0 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, V0 × 1 + T/273 raised to power ½ 1 + समथिंग, इफ दैट समथिंग इज वेरी स्मॉल तो पावर नीचे आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो V0 × 1 + ½ × T/273, which implies V0 + V0 T/546। सही है ना, मैंने 273 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और V0 को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ सिंस आई नो दैट कि V0 का वैल्यू कितना होता है, 332/546 × T, so V at temperature T is V0, which is nothing but 332 itself, plus 0.61 T, which implies, so note डाल के लिख देते हैं, which implies with every degree rise in temperature, velocity of sound increases by 0.61 meter per second. With every single degree rise in temperature, velocity of sound increases by 0.61 meter per second. So एक चीज हमारे को यहाँ पर सीखने में मिल गई कि टेम्परेचर बढ़ाओ तो स्पीड बढ़ेगी। Next is effect of pressure on speed of sound. एक मिनट, सेकेंड। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। बच्चा एक चीज ध्यान रखना, प्रेशर में हम लोग टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, ये इसकी कंडीशन है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज पे तो वेलोसिटी चेंज होती है, हमें पता है। तो अब मैं चाहता हूं सिर्फ प्रेशर के चेंज से क्या वेलोसिटी में फर्क आता है कि नहीं आता, मुझे वो जानना है। तो मैंने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट फिक्स कर दिया। सो अगर टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, देन P is equal to rho RT/m होता है बच्चा। So therefore P/rho is equal to RT/m. R constant, T constant, M constant. So therefore, hence P/rho is equal to constant, which implies अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रहे हो तो प्रेशर बढ़ाओ तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी।
प्रेशर घटाओ तो डेंसिटी भी घट जाएगी, मतलब वो दोनों चीजें कांस्टेंट है। सो यहाँ पर हम लोग फाइनली ये लिख देते हैं, देयरफॉर नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड with change in pressure if condition है, if temperature is kept constant. It is as simple as that. Last one, effect of humidity on speed of sound. अब देखो अच्छा इतना मेरे को बताएगा कोई, अगर ह्यूमिड हो गया तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी? एयर की बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी, सब यही बोल रहे हैं, डेंसिटी बढ़ेगी, है ना। ह्यूमिड होगी अगर हवा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब V इज इक्वल टू रूट, हम लोग अभी तो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, P बाय रो, P बाय सॉरी सिग्मा रो बाय, क्या बोल रहा हूँ, V इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा P बाय रो आ जाएगा। सही बात है। सो अगर हमारे पास ये चीज बढ़ रही है, ये अगर बढ़ रहा है तो ये घटना चाहिए। सही बात है, तो लॉजिकली इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं एक अब फॉर्मूला छोड़ो, लॉजिक लगाते हैं, मतलब कॉमन सेंस लगाते हैं। आप लोग बोल रहे हो डेंसिटी बढ़नी चाहिए, क्यों आप लोग को ये पता लग रहा है? क्योंकि आप सब एक चीज सोच रहे हो कि यार ह्यूमिड हो गया, इसका मतलब वाटर वेपर्स, वाटर पार्टिकल्स हवा में ज्यादा हो गए, तो मतलब वाइब्रेशन जल्दी पास ऑन होगी, तो स्पीड ऑफ साउंड जल्दी ट्रैवल करेगी, मतलब आगे की तरफ तेजी से ट्रैवल करेगा। सो मैथमेटिकली वेलोसिटी घट रही है, लॉजिकली वेलोसिटी बढ़ रही है, तो फिर घट रही है या बढ़ रही है ना। अब यहाँ पर एक मिसकॉन्सेप्ट दूर करता हूं। हम लोग सब जानते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कुल मिलाकर 99% ऑफ एयर यही है, ठीक है। अब मुझे पता है इसमें परसेंटेज भी अलग अलग है, 78, 21, आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट। मैं एक काम करता हूँ, मैं इमेजिन करता हूँ 50-50, 50% ऑक्सीजन, 50% नाइट्रोजन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, दो आइडेंटिकल वॉल्यूम्स कंसिडर करते हैं, एक दो आइडेंटिकल वॉल्यूम्स आ गए, ठीक है। एक में सिर्फ नॉन ह्यूमिड एयर है, ठीक है, जिसमें 50% ऑक्सीजन 50% नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन मतलब 28 ग्राम्स, ऑक्सीजन मतलब 32 ग्राम्स, तो इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो मतलब इसकी एवरेज मास कितना होगा, 30 ग्राम्स इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में। सही बात है ना, 30 ग्राम्स होगा ना। अब मैंने क्या किया, मैंने ह्यूमिड एयर ले ली, और ह्यूमिड एयर में मैंने तीनों को 1/3 का पार्टिसिपेंट मान लिया। जैसी वाटर वेपर्स आए, थोड़ी सी ऑक्सीजन थोड़ी सी नाइट्रोजन निकल गई, तो अब क्या है, सब बराबर है। तो अगर कंबाइंड बराबर है तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्या है, वाटर, H2O मतलब 18, 3 कंपोनेंट आ गए ना, तो एवरेज तो 3 क्या निकलेगा, 3 का एवरेज कितना आएगा, 26 ग्राम। तो आप देखो उतने ही वॉल्यूम में एक्चुअल मास कम हो गया है। तो एक मिसकॉन्सेप्ट है, जब ह्यूमिड एयर होती है तो एक्चुअल में डेंसिटी घटती है, ठीक है। ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम हो जाती है वेट बेसिस पे, मास बेसिस पे, ठीक है। सो डेंसिटी घटने का मतलब क्या हुआ, सिंस V इज इक्वल टू रो P बाय सॉरी गामा P बाय रो है, तो इस कंडीशन में एज डेंसिटी डिक्रीजेस V इंक्रीजेस, सो as density decreases in humid air, velocity of sound increases। समझ में आया? तो ह्यूमिड एयर में स्पीड की साउंड एक्चुअल में बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये प्राइमरली हमारा इंटायर कॉन्सेप्ट था साउंड वेव के ऊपर। अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि इसके कुछ क्वेश्चंस
जैसे कि आगे की और कुछ फंडामेंटल काम आएंगे हम लोग, जैसे कि पावर, इंटेंसिटी, लाउडनेस, all those we are gonna come up, we are gonna discuss that in the next upcoming lecture. आज के लिए इतना ही है जिसमें हम लोगों ने सिर्फ साउंड की सारी डिस्क्रिप्शन ली है। एक ब्रीफ अब दोबारा से दे देता हूँ, जहाँ पे हम लोगों ने इंटायर चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने एक स्ट्रेच स्ट्रिंग की वेलोसिटी पढ़ी विच इज रूट टी बाय म्यू। हम लोगों ने स्पीड ऑफ साउंड निकाला है जनरल फॉर्मूला में रूट ई बाय रो, ठीक है। अगर हम न्यूटन फॉर्मूला देखते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आंसर रूट पी बाय रो आता है। अगर लैपलेस करेक्शन देखते हैं तो फिर वो एडियाबैटिक इन नेचर है, तो रूट गामा पी बाय रो आता है। वहीं से हम लोगों ने अलग अलग कंडीशन पे स्पीड ऑफ साउंड में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर यू कैन रिवाइज दिस एंड देन वी आर गोना मूव अहेड।